2018 में उस वक्त से मैंने होम्योस्टेसिस को माइनस किया था, ये अभी है इसमें जा रहा था। और उससे पहले नॉन स्टॉप सवाल आते रहे, ठीक है, नॉन स्टॉप से पहले सवाल आते रहे। तो सवाल करूंगा पहले आपसे। पहला सवाल, बगैर इजाजत कोई जवाब नहीं दे, नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट इम्पर्मिएबल टू वाटर होता है? Which part of nephron is impermeable to water? जी, okay. Ascending limb of Lobophallae is impermeable to water. ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ये impermeable to water, ठीक है, Lobophallae या ascending limb impermeable to water। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल है आपके पास, होम्योस्टेसिस में और फीडबैक में क्या फर्क है? होम्योस्टेसिस में और जो फीडबैक है उसमें क्या फर्क है? होम्योस्टेसिस में और फीडबैक में क्या फर्क है? जी उरे ना बोलेंगे। फीडबैक मेडिसिन में पॉजिटिव फीडबैक होती है, नेगेटिव होती है, और जब होम्योस्टेसिस में नेगेटिव फीडबैक होती है तो सेट पॉइंट की गई लेकिन अदर कंडीशन। ठीक है, होम्योस्टेसिस ओनली इंक्लूड नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक इज नॉट अ पार्ट ऑफ होम्योस्टेसिस। ठीक है, तो मैंने आपसे बात की कि होम्योस्टेसिस में और फीडबैक में क्या फर्क, फीडबैक मैकेनिज्म में क्या फर्क। तीसरा सवाल, जो सवाल आया है वो पूछ रहा हूं, सोडियम की एब्जॉर्प्शन हार्मोन की मदद से कौन से नेफ्रॉन के पार्ट में होती है? ये आपका सवाल आया है एंट्री टेस्ट। आप बताओ कुछ पीछे, आपसे पूछ रहा हूं, नहीं नहीं, आपके पीछे, आपसे पूछ रहा हूं, सोडियम की एब्जॉर्प्शन हार्मोन की मदद से नेफ्रॉन में किस पार्ट में, हार्मोन का नाम भी बता दें और साइट ऑफ एक्शन बता दें। 2 से 3 बार आएगी ये वाला सवाल। नहीं नहीं, आपसे पूछो, पीछे आपसे पूछो, पहले आपसे पूछ लेता हूँ। कौन सा हार्मोन है? ठीक है, एल्डोस्टेरोन की मदद से सोडियम की एब्जॉर्प्शन डीसीडी वाले पार्ट में, ठीक है, सोडियम की एब्जॉर्प्शन डीसीटी में होती है, ठीक है, किसकी मदद से, हार्मोन का नाम है एल्डोस्टेरोन। ओके, टॉपिक की तरफ आ रहा हूं। सबसे पहला होम्योस्टैटिक ऑर्गन जिसके बारे में आपसे बात करूं वो है किडनी। होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन है मैकेनिज्म ऑफ मेंटेनिंग कांस्टेंट इंटरनल environment of body।
ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ मेंटेनिंग कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी जो है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है होमियोस्टेसिस। इंटरनल एनवायरनमेंट हमारा ब्लड बनाता है, ठीक है, ये हमारा ब्लड बनाता है। ब्लड के अंदर हजारों चीजें मौजूद हैं, उसकी उसकी एक पर्टिकुलर रेंज है। पोटाशियम की बात करूं, 3.5 से 5.5 के दरमियान होना चाहिए, ना कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए। अब किडनी क्या करती है, इसको रेगुलेट करती है, ब्लड के पोटाशियम लेवल को रेगुलेट। सोडियम आयन की बात करूं, सोडियम आयन की एक मखसूस रेंज है, 135 टू 139 की रेंज में होना चाहिए। आपकी किडनी क्या करती है, आपकी किडनी इस रेंज को कम होने देती नहीं देती और ना ज्यादा होने देती। इसी तरह हर चीज बॉडी के अंदर, ब्लड में आपके पास हर चीज मौजूद है। पानी का लेवल है, बाइकार्बोनेट आयंस का लेवल है, H+ आयंस का लेवल है, उसको मेंटेन करना किसकी जिम्मेदारी है, किडनी की जिम्मेदारी। वन ऑफ द होम्योस्टैटिक फॉर्म। तो ये आपके पास क्या कहलाएगी, कहलाएगी होम्योस्टेसिस। किडनी की एनाटॉमी के बारे में सबसे पहले बात करूंगा, ठीक है। बाहर वाला पार्ट कॉर्टेक्स कहलाता है, अंदर वाला पार्ट मेडुला कहलाता है, ठीक है। मेडुलरी रीजन के अंदर आपको ये ट्रायंगुलर पिरामिड्स मिलेंगे, ठीक है। ये ट्रायंगुलर पिरामिड्स आपको मेडुलरी रीजन के अंदर मिलेंगे, और पिरामिड्स के साथ आपको मिलेंगे माइनर कैलाइसिस, और माइनर कैलाइसिस के ऊपर आपको मिलेंगे मेजर कैलाइसिस। मैं इसको बाहर बना रहा हूं, ये पिरामिड्स मौजूद हैं, ये मौजूद है आपके पास माइनर कैलिक्स, और ये मौजूद है आपके पास मेजर कैलिक्स। यानी यूरिन आपके पास पिरामिड से माइनर कैलिक्स के अंदर आएगा, माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स में आएगा, मेजर कैलिक्स से वो पेल्विस में आएगा, पेल्विस से कहां जाएगा, पेल्विस से यूरिन जो है वो यूरिटर के अंदर आ जाएगा। यहाँ पिरामिड्स के दरमियान कलेक्टिंग डक्ट मौजूद होती है, ठीक है। पिरामिड्स के दरमियान कलेक्टिंग डक्ट मौजूद होती है, जो नेफ्रॉन का जो डीसीटी होता है वो कलेक्टिंग डक्ट में खुल रहा होता है। ये देख, बहुत सारे जो नेफ्रॉन्स हैं उसका कलेक्टिंग डक्ट जो है, उसका जो डीसीटी पार्ट है वो कलेक्टिंग डक्ट में यूं खुल रहा होता है, इस तरह से। तो जो यूरिन है डीसीडी से कहाँ जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में आएगा, कलेक्टिंग डक्ट से वो माइनर कैलाइसिस में गिर जाएगा, फिर वो मेजर कैलाइसिस में गिर जाएगा, मेजर कैलाइसिस से फिर वो पेल्विस में गिर जाएगा, पेल्विस से यूरेटर में आएगा, यूरेटर से यूरिन ब्लैडर में जाएगा, and then from urethra to outside the body. Okay, types of nephron. Types of nephron, cortical nephron, कॉर्टिकल नेफ्रॉन मौजूद है, ठीक है। इसका ज्यादातर पार्ट कॉर्टेक्स में और कुछ पार्ट मेडुला में, ज्यादातर पार्ट कॉर्टेक्स में कुछ पार्ट मेडुला में, वो कहलाते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन दूसरी जगह पे, जक्स्टा कहते हैं जंक्शन को, जो कॉर्टेक्स और मेडुला के जंक्शन में मौजूद। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है, जो इन दोनों के जंक्शन पे मौजूद है, जहां कॉर्टेक्स और मेडुला आपस में मिल रहे हैं, यहाँ पे इस जगह पे आपको मिलेंगे, ठीक है, इस जगह। और क्लियर पिक्चर देखना चाहते हैं तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कॉर्टेक्स और मेडुला के जंक्शन पे मिलेंगे, इनकी डक्ट खुल रही है, कलेक्टिंग डक्ट,
इसीलिए इसको कहते हैं जक्स्टा, सिंपल मेडुलरी नहीं कह रहे। किसी किडनी में जितने ज्यादा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं वो किडनी उतनी ज्यादा एफिशिएंट होती है। ठीक है, किसी किडनी में जितने ज्यादा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं उसकी एफिशिएंसी उतनी ही ज्यादा अच्छी। चलिए इसके बाद आ जाए फर्दर टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन की बात की। most of the part in cortex, slight extension in medulla, medulla में थोड़ा सा वो डूबे हो। some part in cortex, deep extension in medulla। ठीक है, डीप एक्सटेंशन आपको मेडुला करे। ओके, इसके बाद आइए फर्दर नेफ्रॉन के पार्ट्स की तरफ आ जाइए। रीनल कॉर्पसल है और ट्यूबुलर पार्ट के साथ। ठीक है, रीनल कॉर्पसल है एंड अदर इज ट्यूबुलर पार्ट। ये देखें, ये एफरेंट आर्टेरियोल आई, ये ग्लोमेरुलस बनाया, ये बाहर निकलेगी। This is afferent arteriole, which is a branch of renal artery. ये afferent arteriole है, ये efferent arteriole, and this is glomerulus. और जो पार्ट सर्कल की एरिया क्या कहलाता है? renal corpuscle. उसमें ये वाला पार्ट कहलाता है Bowman's cleft. ठीक है, this is known as Bowman's cleft. ये proximal convoluted tubule है, यहां से लेके यहां तक ये loop of Henle है। ये distal convoluted tubule है, and this is the collecting duct. कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन के पार्ट्स के अंदर नहीं आता। ठीक है, जो इफरेंट आर्टेरियोल आपको नजर आ रही है वो पूरे नेफ्रॉन के गिर्द एक जाल बिछा लेती है। ठीक है, मेरे क्या इसके गिर्द पूरा एक जाल बिछता है जो पैरेलल टू रूट ऑफ हेनले होता है, उसको हम कहते हैं वाजा रेक्टा। और फिर फाइनली वो एक वेन की फॉर्म में जो है वो वहां से एग्जिट करती है। ठीक है, पूरा जाल बिछ जाता है ताकि मैक्सिमम जो है एब्जॉर्प्शन हो सके। ओके, इसके बाद आइए फर्दर। ये आपके पास स्ट्रक्चर है, ये जो आपको स्पेस नजर आ रही है इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, मुझे इसके बाद आपको फिजियोलॉजी बतानी है। फिजियोलॉजी बताने के लिए दो लफ्ज आपको पता होने चाहिए, एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं, सिक्रीशन किसे। जो चीज यहां से फिल्टर हो, यहां से गुजर के जा रही हो और वो इंटरस्टिशियम में आए और फिर ब्लड में चले जाए, उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। और सिक्रीशन किसे कहते हैं कि ब्लड में कोई चीज मौजूद है, वो स्पेस में आए और फिर वो नेफ्रॉन के अंदर आ जाए, ट्यूब के अंदर आ जाए। ठीक है, इसको हम कहते हैं सिक्रेशन। इसको याद ऐसे रखेंगे कि यहां से जो यूरिया फिल्टर होती है, अगर सिर्फ इतनी यूरिया हो तो हमारे यूरिन में जो है वो सिर्फ 0.5% यूरिया हो, लेकिन यूरिन में यूरिया होती है 2%। तो जो यूरिया रह जाती है ब्लड में, वो यूरिया यहाँ से स्पेस में आती है, फिर यहाँ से सीक्रेट होती है, 1.5% के करीब यहाँ से सीक्रेट होती है। दैट्स व्हाई द यूरिन हैज 2% यूरिया, क्योंकि वो सीक्रेशन के जरिए आ रहा है। ठीक है, क्योंकि वो सीक्रेशन के जरिए आ रहा है। तो इसलिए आपके पास यहाँ पे सीक्रेशन इसको कहते हैं।
हमारी किडनी तकरीबन 2000 से ज्यादा लीटर ब्लड फिल्टर करती है, ठीक है। तकरीबन 200 लीटर से ज्यादा ब्लड, ज्यादा पानी फिल्टर करती है, जिनमें से 198 लीटर पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको नेफ्रॉन की फिजियोलॉजी बताता हूँ, इसको नोट करें। नेफ्रॉन की फिजियोलॉजी,
हर छोटी से छोटी और सिंपल सब चीजें पूछी जा सकती हैं। गिलास पानी तक या किडनी तक कैसे पहुंचेगा, रास्ता पता होना चाहिए। कोई भी सवाल इसमें आपको मिल सकता है। ओके रहेगा।
ठीक है, तवज्जो आपकी इधर हो। देखिए यहाँ से ब्लड आ रहा है, ये एफरेंट आर्टरी का किसकी ब्रांच है? रीनल आर्टरी की ब्रांच। रीनल आर्टरी किस चीज से निकल रही है? किडनी से निकलेगी, किडनी में दाखिल हो रही है। रीनल आर्टरी किससे निकल रही है भाई? इससे? सोच लो क्या कह रहे हो। ये देखो, ये रीनल आर्टरी है और ये रीनल वेन है। रीनल आर्टरी ब्लड लेके आ रही और रीनल वेन ब्लड लेके जा रही है। माय क्वेश्चन इज कि ये रीनल आर्टरी निकल रही है तो किससे निकल रही है? तो होगा यस, डॉर्सल एओर्टा। ठीक है, रीनल वेन ड्रेन किसको हो रही है? यस, रीनल वेन वो इंटीरियर वेना क्या होगा? जिन लोगों का हार्ट काम करना छोड़ देता है ना, तो उनका यूरिन बनना भी बंद हो जाता है। क्यों? हार्ट का उससे क्या ताल्लुक? बात यह है कि वो हार्ट इतने प्रेशर से खून ही नहीं भेज रहा होता कि किडनी फिल्टर कर सके। ठीक है, चलिए तवज्जो आपकी तरफ होगी, यहाँ देखिए। ब्लड में मौजूद कुछ चीजें यहां से यहां ट्रांसफर हो जाती है। ये जगह आपके पास कॉमन स्पेस है। ठीक है, दिस इज कॉमन स्पेस। तो यहाँ पे आपके पास वोमेंस स्पेस के अंदर वोमेंस फिल्ट्रेट आपको मिलेगा। मुझे बताएं, क्या इस फिल्ट्रेट के अंदर मुझे प्रोटीन मिल सकते हैं? प्रोटीन नहीं होते। क्या इसमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं? रेड ब्लड सेल्स नहीं होते, व्हाइट ब्लड सेल्स नहीं होते, प्लेटलेट्स नहीं होते। ठीक है, ना प्रोटीन, ना रेड ब्लड सेल्स, ना व्हाइट ब्लड सेल्स, ना प्लेटलेट्स, कोई भी नहीं होता। इसके अलावा आपके पास सोडियम आइंस बनेंगे, पोटेशियम आइंस बनेंगे, कैल्शियम आइंस बनेंगे, ग्लूकोज मिलेगा, अमाइनो एसिड्स मिलेंगे, वाटर मिलेगा, यूरियम मिलेगा, यूरिक एसिड मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी वोमेंस फिल्ट्रेट के अंदर। और कभी भी ये मतलब नहीं होता कि ब्लड में जितना पड़ा हुआ है सब आ जाएगा एकदम, नहीं। कुछ चीजें यहाँ पे फिल्टर होकर आ गई। ठीक है, इसको वोमेंस फिल्ट्रेट का नाम। फिर ये चीजें बारी बारी जो है पीसीडी में जाएंगी। ठीक है, दिस विल एंटर इनटू पीसीडी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल के अंदर कुछ चीजों की एब्जॉर्प्शन होगी। किस किस चीज की एब्जॉर्प्शन होती है? कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन होती है, ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन होती है, सोडियम क्लोराइड की एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, तो कुछ चीजों की यहाँ पे आपके पास क्या होगी? एब्जॉर्प्शन हो। और सबसे पानी की एब्जॉर्प्शन हो। यानी कि ओवरऑल बात करूं तो 70% पानी जो है वो पीसीटी के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाता है, 70%। क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट्स बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब होते हैं। कैल्शियम की जो एब्जॉर्प्शन है वो एक हार्मोन की मदद से है। हार्मोन का नाम बोले? ठीक है, पीछे आपको एंडोक्राइनोलॉजी में बताकर आ रहा हूँ, कारण कारण हार्मोन कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले कर रहा हो। इसके बाद आइए फर्दर। ये बता सकता हूँ। सिक्रीशन किन चीजों की हो रही है यहाँ पे? यानी कि ब्लड में से होके कुछ चीज स्पेस में आएगी फिर इधर आ जाएगी। यूरिया की सिक्रीशन हो रही है, यूरिक एसिड की सिक्रीशन हो रही है।
ठीक है, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन हो रही है। ठीक है, इन चीजों की सिक्रीशन हो, फिर फ्लूइड पहुंच जाता है ग्रुप ऑफ हेनले। ग्रुप ऑफ हेनले की डिसेंडिंग पार्ट। ठीक है, डिसेंडिंग पार्ट में आपके पास जो एब्जॉर्प्शन हो रही है, सोडियम क्लोराइड की एब्जॉर्प्शन हो रही है, और पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। दिस इज द डिसेंडिंग लिम्ब। ठीक है, ये पीसीडी था। यहाँ पे जो फ्लूइड था वो आइसोटोनिक था। ठीक है, यहाँ पे जो फ्लूइड था वो आइसोटोनिक था। अब वो जब यहां पर पहुंचेगा, इस जगह, तो आपके पास उसमें से पानी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पहुंचेगा, कौन सा फ्लूइड पहुंचेगा, हाइपर हाइपो, हाइपरटोनिक हो जाएगा। ठीक है, इस जगह पे पहुंच रहा है, क्योंकि आपके पास जो असेंडिंग लिम्ब है ये इम्परमिएबल टू वाटर है। ठीक है, इसकी दीवारें जो है वाटर से इम्परमिएबल है। तो जब यहाँ पे पहुंचेगा इसके एंड पे, तो उसमें पानी ज्यादा होगा, तो पानी ज्यादा होने की वजह से वो क्या होगा, हाइपोटोनिक। चले, असेंडिंग लिम्ब के बारे में बात कर रहा हूँ। असेंडिंग लिम्ब के सेल्स की खास बात क्या है, कि ये सेल्स मौजूद हैं, ये क्या कर रहे हैं, सोडियम टू क्लोराइड पोटाशियम को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, सोडियम टू क्लोराइड पोटाशियम को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, सोडियम टू क्लोराइड पोटाशियम को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन इसको पानी चेज नहीं करता। सिर्फ सॉल्ट जो है वो आपके पास सेल के अंदर जाते हैं, बाकी इसकी दीवार जो है वो बिल्कुल इम्पर्मिएबल टू वाटर होती है। देखिए, वॉल इसकी इम्पर्मिएबल टू वाटर है, फ्लूइड यहां से गुजर के जा रहा है, तो पानी इसको चेज नहीं करेगा। और दूसरी जगहों पे पानी चेज करता है, लेकिन यहाँ पे आपके पास को पानी चेज नहीं करेगा। अब ये सेल्स के अंदर चले जाएंगे, और फिर उसके बाद इस इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाए। इतना याद रखिए असेंडिंग लिम्ब के बारे में। फिर आपके पास है डीसीटी। ठीक है, डीसीटी, डीसीटी में एब्जॉर्प्शन किस चीज की हो रही है, डीसीटी में एब्जॉर्प्शन किस चीज की हो रही है, सोडियम क्लोराइड की ऑलमोस्ट हर जगह पे एब्जॉर्प्शन होती है। सिक्रीशन जो आपके पास है वो यहाँ पे सोडियम पोटाशियम काउंटर ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, और ये होती है किसकी मदद से, एल्डोस्टेरोन की मदद से। ठीक है, सोडियम पोटाशियम काउंटर ट्रांसपोर्ट होती है, और ये होती है एल्डोस्टेरोन। तो होगा क्या, इसके सेल्स में सोडियम एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, सोडियम सेल के अंदर चला जाएगा, पोटाशियम बाहर आ जाएगा। सोडियम पोटाशियम काउंटर ट्रांसपोर्ट का मतलब यह है, सोडियम सेल के अंदर चला गया, पोटाशियम बाहर आ गया, लेकिन सोडियम के साथ पानी के एब्जॉर्ब। नेट इफेक्ट आता है वो आता है सोडियम के साथ पानी के एब्जॉर्ब हो जाता है। इसीलिए ब्लड प्रेशर के जो मरीज होते हैं उनको जो मेडिसिन लेते हैं, खासतौर पे स्पीरोमाइड जो लेते हैं, वो इस ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देती है, ताकि सोडियम यहीं पे पड़ा रहे। जब सोडियम यहाँ पे पड़ा रहता है तो अपने साथ बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। सोडियम बॉडी से बाहर जाएगा तो पानी की लेके जाएगा, इससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। और ब्लड प्रेशर वाले मरीज को ये नहीं पता कि भाई नमक कम खाओ, नमक पे नमक, जितना नमक खा सकते हैं खाते रहते हैं, और यही यही नमक बॉडी से एक्सक्रीट भी करा रही है। उनको नहीं पता, देखें इल्म रोशनी है, जहालत अंधेरा है। ठीक है, डाइट पे नमक तो कम कर दो, तो जबान की लज्जत के लिए कि हाँ भाई नमक पे नमक, चिप्स वगैरह ये सब चीजें खाते रहते हैं, और ब्लड प्रेशर की गोली देते हैं, वही ब्लड प्रेशर की गोली बॉडी से सोडियम एक्सक्रीट करा रही होती है, वो मुंह से ले। चलो, तो अब बात ये है कि कोई बताता है स्कीम नहीं है कि यहाँ पे तो फायदा सबका है। जो मेडिसिन बिकेगी उसकी फार्मेसी आपकी तरक्की करेगी, उनको पैसे मिलेंगे, महंगी महंगी दवाइयाँ उसको। ठीक है, डॉक्टर को डॉक्टर की फीस मिलेगी, अगर वो सब बातें बता रहे। उसके बाद क्या आपके पास, अच्छा यहाँ पे एक और काम होता है कि अमोनियम आयन की सिक्रीशन होती है। ठीक है, अमोनियम अमोनियम आयन की सिक्रीशन होती है, जो कि यूरिन की पीएच को रेगुलेट करती है।
ठीक है, यहाँ से जो फ्लूइड जा रहा है, जो यूरिन जा रहा है, उसमें अमोनियम आयन की सिक्रेशन होती है, ताकि अगर उसकी एसिडिटी बढ़ गई है तो अमोनियम आयन चूंकि बेसिक इन नेचर होते हैं, वो उसको टुवर्ड्स न्यूट्रल जो है वो लेकर आते हैं। क्योंकि नॉर्मल यूरिन की जो पीएच होती है वो तकरीबन होती है 5 से 5.5। ठीक है, उसकी एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए, उसको लेस एसिडिक बनाने के लिए यहाँ से अमोनियम आयन की सिक्रेशन। चलिए, तो ये आपके पास पीसीडी के बारे में मैंने बताया। उसके बाद आइए, फिर मौजूद है कलेक्टिंग डक्ट। बहुत सारे लोग समझते हैं कि पानी असल गैस एब्जॉर्ब होता है, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पे ठीक है, एडीएच मौजूद होता है जो कि वाटर की एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करता है। ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन यहाँ पे मौजूद है जो कि वाटर की एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले कर रहा होता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन यहाँ पे मौजूद होता है जो कि वाटर की एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले कर रहा होता है, लेकिन असल पानी की एब्जॉर्प्शन पीसीटी नहीं होता है। ओके, बाकी रास्ता मैंने आपको बता दिया, फिर आगे क्या होगा। अब मैं उसके बाद आपको काउंटर करंट मल्टीप्लायर एक्सचेंज बताऊंगा, इतना नोट करें। यहाँ जो गवर्नमेंट कैप्सूल की जो छन्नी है, वो
बड़ी स्पेशल किस्म की होती है, इसकी इतनी ज्यादा डिटेल है। एक छन्नी का जो सुराख है ना कॉमन का, उसकी छन्नी की इतनी लंबी चौड़ी डिटेल है, ज्यादा यहाँ पे ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं यूं कर, और बाकायदा मखसूस चार्जेस होते हैं इसको, और जिन चीजों को ये आगे जाने देते हैं बड़ी रिस्ट्रिक्टेड होती है। ये बड़ी लंबी चौड़ी पैथोलॉजी की किताबों में मिलेगी आपको, आपके कोर्स करेंगे, लेकिन बहुत ही छोटी लिमिटेड चीजें यहाँ पे कोर्स कर सकते हैं। पाकोला का कलर ग्रीन होता है, अगर a person drinks पाकोला the urine cannot be the green color, but when a person takes multivitamin the color of urine becomes yellowish or orange. This is because the pigments that are found in the tablets of the multivitamins, they can easily cross such pores. But the pigments that are responsible for giving pakola green color, they are not able to pass such pores. ठीक है, उन सुराखों से गुजर के जा नहीं सकते। पिगमेंट्स जो होते हैं ना उसके बड़े साइज पे बड़ा वेरिएशन होता है, ये पिगमेंट्स पॉसिबल है, कौन से पिगमेंट जो पॉसिबल है। चलिए इसके बाद आपसे काउंटर करंट मल्टीप्लाई और एक्सचेंज की बात करूंगा। ये जगह मैं मिटाऊंगा। अच्छा, सबसे पहले तो एक काम ये कर लें कि आप जो है वो अपने पास काउंटर करंट मल्टीप्लाई और एक्सचेंज लिख लें। ठीक है, यहाँ देखिए जरा, now going to tell you counter current mechanism। ये वाला टॉपिक बहुत हाई उसका है, नॉलेज का है, बहुत किल्स हो गया आपसे, आपके लेवल पे ये चीज पूछी जाएगी, जिससे मैं आपको जो है एक्सप्लेन कर रहा हूँ। काउंटर करंट मैकेनिज्म के दो पार्ट्स हैं, काउंटर करंट मल्टीप्लायर और काउंटर करंट एक्सचेंज। काउंटर करंट का लफ्ज हर उस जगह पे आता है जहां पे दो चीजें अपोजिट डायरेक्शन में वर्किंग कर रही हैं। ठीक है, जहां पे दो चीजें अपोजिट डायरेक्शन में वर्किंग कर रही हो, वहां पे लफ्ज आता है आपके पास काउंटर करंट। काउंटर करंट मल्टीप्लायर जो होता है, दिस इज बिटवीन लूप ऑफ हेनले, ठीक है, लूप ऑफ हेनले एंड इंटरस्टिशियम। और काउंटर करंट एक्सचेंज जो होता है, दिस इज बिटवीन इंटरस्टिशियम एंड वाजा रेक्टा। ठीक है, ये इंटरस्टिशियम और वाजा रेक्टा के दरमियान, ठीक है, कैसे, ये देखिए, जब इसकी दीवार इम्परमिएबल टू वाटर है, ठीक है, इसकी दीवार इम्परमिएबल टू वाटर, यहां से सिर्फ सॉल्ट इधर फेंके जाते हैं इंटरस्टिशियम। कौन से सॉल्ट फेंके जा रहे हैं? सोडियम क्लोराइड और पोटाशियम।
और से सुनिएगा, इस पूरी जगह का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव हो जाता है। मैं अपनी बहुत शुरू की क्लासेस में आपसे वाटर पोटेंशियल के टॉपिक पे बात कर चुका हूँ, ऐसा है। मैंने इसलिए वाटर पोटेंशियल से टॉपिक शुरू नहीं किया। यहाँ का वाटर पोटेंशियल नेगेटिव हो जाता है। जब इस जगह का वाटर पोटेंशियल नेगेटिव हो जाता है तो ये जो लूप ऑफ हेनले नजर आ रहा है, यहाँ से पानी इधर शिफ्ट होना शुरू हो जाता है, यानी कि पानी की एब्जॉर्प्शन मल्टीप्लाई हो गई। इस वजह से आप इसको काउंटर करंट मल्टीप्लायर का नाम है। असेंडिंग रिवर फ्लो ऑफ हेनले से सॉल्ट्स की एब्जॉर्प्शन होने की वजह से डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले से पानी की एब्जॉर्प्शन मल्टीप्लाई हो जाती है, इसलिए आप उसको काउंटर करंट मल्टीप्लाई करना। अब हुआ क्या, अब इंटरस्टिशियम में सॉल्ट और पानी पहुंच गए। अब इस इंटरस्टिशियम में सॉल्ट और पानी पहुंच गए, सॉल्ट और वाटर आ गए। अब इसको ब्लड में भेजना, तो ब्लड में भेजना है तो कैसा होता है, ये देखें, ये लूप ऑफ हेनले की इर्द गिर्द मौजूद है वाजा रेक्टा। सॉल्ट और पानी कहां पड़े हुए, सॉल्ट और पानी यहां पड़े। और तो सुनिएगा, ये जो वाजा रेक्टा है इसके अंदर ब्लड इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसमें होगा क्या, इसमें होगा ये कि थोड़ा सा पानी बाहर आ जाएगा, डिसेंडिंग पाथ ऑफ वाजा रेक्टा है, थोड़ा सा पानी बाहर आ जाएगा, तो जगह बन जाएगी जो उसके अंदर सॉल्ट्स अपलोड कर दिए जाएंगे। सॉल्ट्स वाजा रेक्टा के अंदर डाल दिए जाएंगे। जब ये इधर आएगा, ठीक है, जब ये इधर ऊपर आएगा तो अब क्या होगा, अब जो अनवांटेड फ्लोराइड सॉल्ट है उनको बाहर भेज दिया जाएगा, जगह बन जाएगी। तो अब क्या होगा, इसके अंदर पानी जो है वो अंदर भेज दिया जाएगा, ठीक है, पानी इसके अंदर भेज दिया जाएगा, कुछ सॉल्ट इसमें से बाहर आ जाए। क्योंकि लफ्ज लिखा हुआ है एक्सचेंज, तो एक्सचेंज में दो काम होते हैं, एक तो वाटर और एक सॉल्ट। अपनी बात रिपीट करूंगा, मैंने आपसे कहा कि इसकी आपके लेवल की बात नहीं है, लेकिन चूंकि आपकी किताब में इन्होंने मल्टीप्लाई एक्सचेंज का लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है, इसलिए समझा रहा हूँ। डिसेंडिंग पार्ट ऑफ वाटर रेक्टा से पानी बाहर आ जाएगा, कितने एरिया में से, यहां से लेके यहां तक पानी बाहर आ रहा है, जगह बन रही। जरूरी काम के सॉल्ट्स अंदर डाल दिए जाएंगे, जरूरी काम के सॉल्ट्स खासतौर पर पोटेशियम वगैरह अंदर डाल दिए। अब जब ये इधर आएगा, असेंडिंग पार्ट ऑफ वाजा रेक्टा जो है इसमें से क्लोराइड खासतौर पे बाहर आ जाएगा और पानी अंदर डाल दिया जाएगा ब्लड में। और इन दोनों का असल मकसद क्या है, इन दोनों का असल मकसद यूरिन की ऑस्मोलैरिटी कंट्रोल करना। तो यूरिन में कितना पानी जाए, कितने सॉल्ट है, उसकी ऑस्मोलैरिटी को करना, इसको कहते हैं काउंटर करंट। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होता है पानी की एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे क्या हो रहा होता है, यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, और ये दोनों साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं। ये देखिए मैंने बनाया हुआ इसको सीधे साथ की, दोनों साइमल्टेनियसली काम कर रहे होते हैं और यूरिन की ऑस्मोलैरिटी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। क्योंकि हम खाते पीते ये नहीं सोचते कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द यूरिन, ठीक है। यूरिन की ऑस्मोलैरिटी को, यानी ऑस्मोलैरिटी का मतलब मोलैरिटी को कंट्रोल कर रहा होता है आपके पास ये काउंटर करंट क्या है। ओके, इसी तरह इसके अंदर एक और बात सुन लें। जब मैंने आपसे ये कहा सॉल्ट यहाँ पे आ गए, यहाँ से पानी की एब्जॉर्प्शन मल्टीप्लाई हो गई, तो यहाँ पर एक और बात सुन लें कि ये जो कलेक्टिंग डक्ट है जिससे बॉडी से बाहर जा रहा है 2% यूरिया, तो यूरिया इधर फेंक देते हैं, इस जगह, इस जगह, इस इंटरस्टिशियम, जरूरत पड़ने पे जब हमारा रोजा है, ठीक है, हम कुछ खा पी नहीं रहे, तो यूरिया इधर भेज देते। जब यूरिया इधर भेज देंगे तो क्या होगा, यहां से पानी की एब्जॉर्प्शन मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है, दिस मल्टीप्लाइज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इसको कहते हैं स्टोरिंग द वेस्ट, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करके पानी के एब्जॉर्प्शन को मल्टीप्लाई करना, ये हमारी किडनी में भी होता है, इंसेक्ट्स वगैरह में और कुछ एनिमल में भी होता है, हमारी किडनी में। और जब हम पानी पी लेंगे, रोजा इफ्तार कर लेंगे, तो फिर ये यूरिया जो है वो दोबारा से बॉडी से एक्सक्रीट करेगा, ठीक है। चलिए गणेश को नोट करें।
स्टोर किया हुआ यूरिया इंटरस्टिशियल में हम यूरिया के स्टोन्स थोड़ी बनते हैं, यूरिया क्रिस्टलाइज नहीं होते। यूरिक एसिड अगर होता तो यहाँ स्टोन बनने का चांस। यूरिक एसिड डेफिनेटली मेटेरियल से रिक्वायर करता है उसको स्टोन। यूरिया के स्टोन्स की यूरिया तो पानी की अब्जॉर्प्शन में मदद देती है, जरूरत पड़ती है। मैंने असल में उसमें से निकाल के बताइए। आप ये वाली चीज यहाँ पे इमेजिन कर लें, ये इधर इमेजिन कर लें। देखिए इन दोनों में डायरेक्शन अपोजिट होगी ना। ये जो दो चीजें ना इनमें डायरेक्शन अपोजिट, इसमें पानी की इसमें डायरेक्शन अपोजिट है ना। इसी तरह उसके अंदर डायरेक्शन, ये आमने सामने दोनों की डायरेक्शन अपोजिट। आगे कहना चाह रहे हैं कि सर ये वाली चीज यहाँ पे आएगी और ये वाली चीज जो है वो यहाँ पर आएगी, ये कहना चाह रहे हैं। मैंने बस ये कि उससे निकाल के रखा है। दोनों लिम्स में अपोजिट है, बात ध्यान रखें कि दोनों लिम्स में डायरेक्शन अपोजिट है। यहाँ पे फ्लूइड की मूवमेंट अपोजिट है, यहाँ पे ब्लड की डायरेक्शन अपोजिट है। जिस तरह हमारा ये हाथ है, आर्टरी को ब्लड लेके जा रही है, वेन को ब्लड लेके जा रहा है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। यहाँ भी काउंटर करंट दिखाई दे रहा है, ठीक है, तीन का काउंटर करंट है। जब डायरेक्शन इसमें इधर जा रहा है, इसमें इधर जा रहा है, वेन में इसमें जा रहा है, तो यहाँ से कुछ चीजें जो उधर ट्रांसफर हो जाती है, काउंटर करंट मैकेनिज्म चला पूरी डायरेक्शन। वहां पर भी जो डायरेक्शन अपोजिट है वो आमने सामने, इसलिए इसको काउंटर करंट करना। नॉर्मल पर्सन के दिल में ग्लूकोज होता है? नहीं होता, जीरो, यूरिया 2%। तकरीबन 95 to 99% पानी, 90% से ज्यादा पानी। अमाइनो एसिड हो सकते हैं, यूरिक एसिड हो सकता है, यूरिया हो सकता है, पोटाशियम आयन, सोडियम आयन, ये सब हो सकते हैं, बाइकार्बोनेट आयन, क्लोराइड आयन, कैल्शियम आयन, ये सब हो सकते हैं। क्रिएटिनिन हो सकता है, ठीक है, क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन जो है वो कहां से आता है? क्रिएटिनिन कहां से आता है? हमारे जो मसल्स हैं उसपे से आप वहां से कहां से आएगा? क्रिएटिनिन कहां से आएगा आप बताना चाह रहे हैं? मसल में कहां से आएगा आप बताना चाह रहे हैं? अरे एक्टिव लग रहा है। फिर तो नहीं बोलना चाहिए। मसल में एनर्जी करेंसी आपके पास क्रिएटिन फॉस्फेट होती है, क्रिएटिन फॉस्फेट। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो क्रिएटिनिन बनता है। किसी मरीज की डायलिसिस क्रिएटिनिन कम करने के लिए नहीं होती, क्योंकि क्रिएटिनिन कोई नुकसान नहीं देती, लेकिन वो अहम मार्कर है कि अगर क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि बॉडी किडनी काम करना छोड़ दिया उसने, ठीक है। तो क्रिएटिनिन जो है वो एक आम इंसान का वन ब्लड, किसी इंसान का 2 3 4 तक पहुंचता है तो उसकी डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, ठीक है।
चलिए किडनी में और क्या रहेगी? किडनी मौजूद कहाँ होती है? एब्डोमेन में होती है। ठीक है, किडनी एब्डोमेन में मौजूद है। और बीन शेप ऑर्गन है, दो किडनीज होती हैं। ठीक है, और ठीक है, कोई बात किडनी से रिलेटेड अगर मैं डिस्कस करूँ तो अच्छा पीएच पे जरा देख लें, पीएच पे जरा टेस्ला कर लें। देखें यहाँ से जो नॉर्मल फिल्ट्रेट होता है इसकी पीएच ऑलमोस्ट कोई ब्लड वाली पीएच। जब ये कोने में पहुंचता है, यहाँ पे पहुंचता है तो भी पीएच वही है। ठीक है, ऑलमोस्ट पीएच यहाँ पे आपके पास वही है। फिर पीएच के अंदर खास तौर पे चेंजेस आ, यूरिन की पीएच तकरीबन 5.5 है। ठीक है, यूरिनरी पीएच जो है वो तकरीबन 5 या 5.5। इस चीज को एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, सोडियम ग्लूकोज एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। ये देखें जो ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन है, सोडियम क्लोराइड की एब्जॉर्प्शन है, सारी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये देखें ये रिसेप्टर मौजूद है, यहाँ सोडियम आके लगा, ग्लूकोज आके लगा, यहाँ एटीपी आके लगेगा, दोनों अंदर चले जाएंगे, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट होगी। अमाइनो एसिड की भी इसी तरह होती है, सोडियम अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्ट, दोनों एक साथ एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाली अंदर सोडियम क्लोराइड वगैरह एक साथ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, हाँ यहाँ पे कुछ जगह पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आपको मिलेगी, लेकिन ग्लूकोज का साइज भी बड़ा है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बगैर अंदर नहीं जाता सोडियम और अमाइनो एसिड। और मैंने आपको देखे, मैंने जब यहाँ पर भी आपको बताया ना, जब देखे मैंने जब आपसे ये वाली भी ट्रांसपोर्ट की बात की तो ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। मैंने को ट्रांसपोर्ट गया है, को ट्रांसपोर्ट का टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये जो गेट है इस पे सोडियम आके लगा, दो क्लोराइड आके लगे, पोटेशियम आके लगा, और ये गेट अंदर घूम गया तो वो एटीपी की मदद से घूमता है। ये सोडियम क्लोराइड पोटेशियम को ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। को ट्रांसपोर्ट गया तो दिस इज टाइप ऑफ एक्टिव। और यहाँ पर भी जिस जगह पर मैंने आपसे सिक्रीशन की बात की स्लैश डाल के लिखा है, ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। हाँ अमोनियम जो है वो पैसिव सिक्रीशन है। अमोनियम जो सिक्रीशन होती है पैसिव होती है, पानी की एब्जॉर्प्शन पैसिव है यार। जितनी जगहों पे मैंने पानी एब्जॉर्प्शन की बात की है, पहले सॉल्ट अंदर चले गया, उसका वाटर पोटेंशियल नेगेटिव कर दिया, या ग्लूकोज अंदर चला गया, वाटर पोटेंशियल नेगेटिव हो गया, तो पानी पैसिव है। चलिए इसके बाद रहेगी फर्दर, और क्या रहेगी किडनी में? अहम तरीन सवाल किडनी से ताल्लुक रखता है, हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर कौन रेगुलेट करता है? तो जवाब है किडनी। अक्सर बालों में ये सवाल होता है, बच्चे छूटते ही रहते बोलते हैं ब्रेन कंट्रोल कर। याद रखिए ब्लड प्रेशर किडनी कंट्रोल। और मैंने आपको लास्ट टाइम रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम बता दिया था। शरीफ आज बताएं जरा एंजियोटेंसिन सिस्टम क्या है? रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम कैसे काम करता है? ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिनोजिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा, फिर क्या होगा? ठीक है, एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो गया, लंग्स में जाके फिर क्या होगा? थोड़ा सा बेटा आपको लाउड होना पड़ेगा, एंजियोटेंसिन 2 कहाँ गया?
एड्रिनल कॉर्टेक्स में गया, वहां से एल्डोस्टेरोन को रिलीज कराता है, वो एल्डोस्टेरोन नेफ्रॉन के डीसीटी में आएगा और क्या करेगा, सोडियम की एब्जॉर्प्शन कराएगा, सोडियम पोटेशियम काउंटर ट्रांसपोर्ट के जरिए, इस तरह से पानी की एब्जॉर्प्शन। सही। तो ये रेनल एंजियोटेनसिस सिस्टम में आपसे ऑलरेडी बात कर चुका हूं, इसके अंदर एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है, इसको ऑलरेडी बात। और ये कौन सा वाला रेनल है, सिंगल एन वाला है, डबल एन वाला है? ये सिंगल एन वाला रेनल। स्टमक में जो रेनिन मौजूद है वो कौन सा वाला है? ठीक है। स्टमक में जो रेनिन है जो बच्चों के पेट में होता है, खासतौर पे वो होता है डबल एन वाला रेनिन, आर ई डबल एन आर इन रेनिन। और ये वाला जो होता है वो सिंगल एन वाला रेनिन। करने आप नोट करने के सवाल से पूछना है तो पूछना है। इसमें थर्मो रेगुलेशन का भी टॉपिक है, याद रखो होम्योस्टेसिस आपका सारे ही शामिल है इसके अंदर, उसमें थर्मो रेगुलेशन का भी टॉपिक और डायलिसिस और किडनी डिसऑर्डर वगैरह इसके सब शामिल हैं, ठीक है। आप लोग सोचे इतनी देर में पीसीएम